जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। कुछ जानकारियां OROP 3 के बारे में है, कुछ जानकारियां नोशनल मैक्सिमम के बारे में है, कुछ जानकारियां कोर्ट केस के बारे में है, कुछ जानकारियां 8वें वेतन आयोग और 18 महीने के DA के एरियर के बारे में है और भी कुछ जानकारी है वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों कई बार मैं क्या नोटिस करता हूं कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं, चैनल तो देखते हैं, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोज हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें और आप उसे देखते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों चलते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 22 जुलाई को सुनवाई दिल्ली AFT में जेसीओस वार्ड्स की पेंशन बढ़ोतरी पर। जी हां दोस्तों, दिल्ली AFT में 22 जुलाई को एक सुनवाई है नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर। जैसा आपको पता है OROP में आपको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, मिनिमम पेंशन आपकी बढ़ोतरी हो रही है। जेसीओस SCOs तो आधे भारी हो गए OROP से, उनकी पेंशन माइनस में जा रही है। लेकिन दोस्तों एक एविडेंस लगाया गया है, जो सुनवाई 22 जुलाई को दिल्ली AFT में होगी। दोस्तों एविडेंस और कुछ प्रूफ लगाए हैं ताकि आपको नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ सके। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा कैसे, अगर AFT से हम केस जीत जाते हैं। नोशनल मैक्सिमम पे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स उनको ACP MACP नहीं दी जा रही, जो पुराने पेंशनर्स हैं। हालांकि कुछ टाइम पीरियड तक ACP दी जा रही है जो 2006 से पहले आए हैं, लेकिन सभी को इसका फायदा नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों अगर नोशनल मैक्सिमम का केस सेटल हो जाता है, अच्छा जजमेंट आ जाता है, तो दोस्तों इसका फायदा 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनको मिल सकेगा, उनकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ जाएगी नोशनल मैक्सिमम पे। लेकिन दोस्तों इससे एक नुकसान भी होगा, ये केस जैसे ही हम जीतेंगे तो दोस्तों ये केस MACP पर नहीं है। यानी नोशनल मैक्सिमम का अगर आपको फायदा मिलता है तो सिर्फ फायदा आप उसी रैंक का ले पाएंगे जिस रैंक में आप मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस रैंक में आप मौजूद हैं सिर्फ उसी का फायदा लेंगे, भले ही आपकी पेंशन नोशनल मैक्सिमम से बढ़ाई जाती है। असली फायदा आपको तब मिलेगा जब आपको MACP मिलेगी सभी पेंशनर्स को। तो दोस्तों इसका केस भी फाइल होना चाहिए दिल्ली AFT में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। हम ये तो बात जानते हैं, मैं तो ये अच्छी तरह बात जानता हूं कि अगर नोशनल इंक्रीमेंट का केस सेटल हो जाता है तो इसके अनुसार आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, अच्छी खासी पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपको MACP मिल जाती है, अगर MACP मिल जाती है तो आपको फिर एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा। फिर दोस्तों डायरेक्ट आपका ग्रेड पे शिफ्ट हो जाएगा, पे लेवल आपका बदल जाएगा, तो इससे और आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों MACP का केस भी डाला जाना चाहिए किसी कोर्ट में ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। लेकिन दोस्तों अगर नोशनल मैक्सिमम का फायदा मिल जाता है तो जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स उनको जबरदस्त फायदा मिलेगा। अब दोस्तों इस केस को मजबूत बनाने के लिए कुछ RTI के जवाब भी डाले हैं, जैसे कि टॉप अप स्केल से मैक्सिमम पेंशन देना। जैसा आपको पता है पहले आपको टॉप अप स्केल से ही पेंशन दी जाती थी, यानी जो आपका पे स्केल रहता था 5th CPC तक उसका टॉप अप अमाउंट लिया जाता था और उसके हिसाब से आपकी पेंशन सेट करी जाती थी, भले ही वो 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे कैलकुलेट होती हो। लेकिन दोस्तों अगर ये दोबारा फायदा आपको मिलता है एक हाईएस्ट क्वालिफाइंग सर्विस में, तो दोस्तों उसके बेस पर आपकी पेंशन बढ़ सकेगी, क्योंकि दोस्तों नोशनल मैक्सिमम एक जबरदस्त फायदा देता है आपको पेंशन पे। अगर ये आपको मिलता है तो आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसकी सुनवाई है 22 जुलाई को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जो कैटेगरी आउट हुए, जिनकी डिसेबिलिटी है या फिर जो DSC के पेंशनर्स हैं उनको भी OROP 3 का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कैटेगरी आउट है या फिर जो DSC के पेंशनर्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनको भी OROP 3 का फायदा मिलेगा। यानी जो OROP 1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं या फिर जो OROP 2 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन है, चाहे वो 50% हो, 75% हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, अगर आपकी पेंशन बढ़ी है
OROP 1 में, OROP 2 में, डिसेबिलिटी भी, तो आपको OROP 3 में भी फायदा देखने को मिलेगा। ये 100% बात क्लियर है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। OROP 3 का लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर सवाल कर रहे हैं, क्या सर कोई नई अपडेट आई OROP 3 पर, कब मिलेगी, क्या हो रहा है? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं, जब तक कि बजट तय नहीं होता OROP 3 का, तो उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहली बात क्लियर कर रहा हूं, पहले बजट तो आने दीजिए, बजट तो मिलने दीजिए कि OROP 3 का कितना बजट बनाया जा रहा है, उसी के हिसाब से फिर टेबल्स, लेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी तक बजट नहीं मिला है भारत सरकार के द्वारा, या फिर कैबिनेट में बजट अप्रूव नहीं हुआ है। तो इस वजह से अभी आपको OROP 3 का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि बजट नहीं मिलता। अब दोस्तों बजट भी किस तरीके से आपको मिलेगा, कितना होगा, जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया गया 6,700 करोड़। दोस्तों अगर 6,700 करोड़ अप्रूव होते हैं तो दोस्तों एक ये बहुत ही कम बजट है OROP 3 का। अगर ये मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ सकेगी, क्योंकि दोस्तों लगभग 25 से 28.5 लाख पेंशनर्स हैं, 19 से 25.5 लाख पेंशनर्स हैं जिनको OROP 3 का फायदा मिलने वाला है। मैं पूरे पेंशनर्स नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें PMR बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी कुछ पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन ना बढ़ पाए, तो फिर वो भी भारी समझिए आप। तो दोस्तों लगभग 25 से 26 लाख पेंशनर्स, उनको OROP 3 का फायदा मिल सकेगा। अगर 6,700 करोड़ अप्रूव होते हैं OROP 3 में, तो दोस्तों ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बजट बहुत कम है OROP 3 पेंशन टेबल के लिए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे 9,750 करोड़ रखे जाते हैं OROP 3 के लिए, तब दोस्तों कुछ देखने को अच्छा खासा मिल सकता है OROP 3 में। तब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छी पेंशन आपको मिले OROP 3 में, एक तरीके की मिनिमम से ज्यादा पेंशन मैक्सिमम की तरफ। तो दोस्तों अगर बजट ज्यादा मिलेगा तो दोस्तों फिर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर बजट ही कम बनाया जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे बजट का, कि कितना बजट आ रहा है OROP 3 के लिए, OROP 3 की पेंशन टेबल के लिए, तभी कुछ मिल पाएगा आगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। AFT दिल्ली में PMR का केस दाखिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, PMR पेंशनर्स को OROP देने के लिए एक केस दाखिल करा गया है दिल्ली AFT में। जी हाँ दोस्तों, अभी उसकी सुनवाई का पता नहीं है, अभी डेट निश्चित नहीं है, लेकिन इनका केस भी लगा हुआ है दिल्ली AFT में। OROP 3 के आने से पहले इनका केस फाइनल होना चाहिए। दोस्तों जैसा आपको पता है, आगे चलकर आपको OROP 3 मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेटर मिलेगा। इससे पहले अगर दिल्ली AFT से ये केस फाइनल हो जाता है कि PMR को भी OROP 3 दी जाए, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा होगा। फिर उसका असर कहीं ना कहीं भारत सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली AFT एक ऐसा फैसला सुना देती है भारत सरकार के अगेंस्ट कि PMR को भी OROP में शामिल किया जाए, तो हो सकता है कि भारत सरकार अपना नोटिफिकेशन चेंज करे, क्योंकि जब तक कोर्ट का दबाव नहीं पड़ेगा भारत सरकार पे, तब तक भारत सरकार अपना नोटिफिकेशन चेंज नहीं करेगी। एक बात आप समझ लीजिए, कोर्ट का दबाव पड़ना बहुत जरूरी है भारत सरकार पे, तभी वो कुछ एक्शन लेगी या फिर चेंज करेगी अपने लेटरों को, ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर OROP 3 मिलने से पहले PMR का केस फाइनल हो जाता है दिल्ली AFT से, तो फिर भारत सरकार को अपने लेटर चेंज करने पड़ेंगे, OROP की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि PMR OROP के दायरे से बाहर रहेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इसका केस जो है वो फाइनल हो जाए OROP 3 आने से पहले, और सभी पेंशनर्स को OROP 3 में फायदा मिल सके, जितने भी PMR आए हैं 30 जून 2024 तक। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट में रखा जाए, संगठनों की मांग। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का भी प्रपोजल जो है वो संगठनों ने भेजा है भारत सरकार के पास, वित्त मंत्रालय के पास, कि जो आगे आने वाला बजट है उसमें 8वें वेतन आयोग पर बात करी जाए, उसका भी बजट अलॉट किया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संगठन कह रहे हैं। फिर दोस्तों इसी के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करी गई है भारत सरकार से, या तो 3.68 करे या फिर 2.28 करे। जी हाँ दोस्तों, ये भी पेंशनर्स की डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। अभी 2.57 है, इसे बढ़ाकर 3.68 या फिर 2.28 करा जाए। दोस्तों अगर इतना फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो इससे आपकी पेंशन दुगनी नहीं तिगनी पेंशन बढ़ेगी, तिगनी पेंशन। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको 2.57 की जगह 3.68 या फिर 2.28 फिटमेंट फैक्टर मिल जाए? दोस्तों ये देखने वाली बात होगी,
मेरे अनुसार तो दोस्तों 2.00 से कम ही आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं आंकड़ों के बेस पर काम करता हूं। जो पुराने पे कमीशन है उसमें जितनी पेंशन बढ़ी उसके बेस पर जो मैं फिटमेंट फैक्टर बना रहा हूं वो 2.00 से कम बना रहा हूं, जैसे 1.94, 1.92 या फिर 1.98। बाकी दोस्तों 3.68, 2.28 कहां से आए हैं फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हो सकता है कि ये हवाई बातें हो, लेकिन फिर भी प्रपोजल भेजा गया है सरकार की तरफ कि आप बजट में इसका ऐलान करें। फिर दोस्तों इसी के साथ 18 महीने के डीए के एरियर देने का प्रपोजल भी सरकार के पास भेजा है, और जिसका खर्चा है 34,000 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, एक ये भी डिमांड करी है कि आगे आने वाले बजट में 18 महीने का डीआर का जो एरियर है उसका जो खर्चा है वो भारत सरकार दे, पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि दोस्तों ये पैसा आप ही का है, तो ये पैसा आपको मिलना चाहिए, भले ही उसका अलॉटमेंट बजट में हो या फिर आगे आने वाले दिनों में हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।